हमारे गांव में जब भी कोई लड़की लाल रंग पहनकर घर से बाहर निकलती थी तो वह गायब हो जाती थी और कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती थी जिसकी इज्जत कोई लूट चुका होता। आखिर लाल रंग पहनने से ऐसा क्या होता था कि बेचारी लड़कियों को ना सिर्फ अपनी इज्जत बल्कि जान से भी हाथ धोना पड़ता था। इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं लाल रंग पहनकर घर से बाहर चली गई। उसके बाद मेरे साथ एक आदमी ने बुरी तरह से। मेरा नाम पूनम है। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई लड़की थी। मेरे पिताजी के पास ना तो बहुत ज़्यादा धन दौलत थी, ना जायदाद और ना ही कोई बड़ा बिजनेस था। लेकिन हाँ, वह छोटी मोटी नौकरी करके हमारे घर का गुजारा कर लेते थे। लेकिन मुझे मेरे माता पिता से जो संस्कार मिले थे वह उनका मोल सबसे ज़्यादा था, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दरअसल मेरे पैदा होने के बाद मेरे माता पिता ने दूसरी संतान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही एक लड़की चाहिए थी और वह हो गई। तो उसके बाद उन्हें किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही। वे यही मानते थे कि जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर में धन और अन्न के भंडार भरे रहते हैं और उस घर के ऊपर कभी दुख आ ही नहीं सकता। शायद उनकी बात सही थी, क्योंकि हम लोग अपने छोटे से आशियाने में बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी, चाहे वह मेहनत करके ही क्यों ना मिल रही हो। लेकिन मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करके हम लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी किया करते थे। अच्छा खाना पीना और हंस बोलकर ही रहना हमारी आदत थी। लेकिन जब मेरी उम्र 20 साल की हो गई तो सभी रिश्तेदारों ने मेरी शादी का जिक्र करना शुरू कर दिया। जब भी कोई घर पर आता है या जब भी किसी का फ़ोन आता तो बस मेरी शादी का ही बात करते और बोलते कि अब तो तुम्हारी लड़की जवान हो गई है, अब इसकी शादी नहीं करनी क्या। लेकिन मैं हमेशा से ही शादी के खिलाफ थी और मेरा तो यही था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं तो बस पूरी उम्र माँ और पिताजी की सेवा ही करूँगी। लेकिन हाँ, अगर फिर भी मेरी शादी हो जाती है तो जो भी मेरा पति होगा उसे मेरे घर में घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा तो यही मानना था। लेकिन मेरे माता पिता इस चीज़ के खिलाफ थे। वह कहते थे कि बेटा, लड़की को तो ससुराल जाना ही होता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। और रही बात घर जमाई की, तो अगर तुम्हारा पति भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हुआ तो क्या होगा, क्योंकि वह तो अपने माँ बाप का अकेला सहारा होगा। और अगर उसे हम लोग घर जमाई बनाकर रख लेंगे तो उसके माता पिता क्या करेंगे और वह कहाँ जाएंगे। मेरे मम्मी पापा भी अपनी जगह सही बात बोल रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेरी किसी भी जिद को चलने नहीं दिया और बस मुझे शादी के लिए राजी कर लिया। अब मेरे लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी गई। मेरे लिए रिश्ते ढूंढने में मम्मी पापा को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दरअसल बचपन से ही मैंने अपने पूरे शरीर की देख रेख बड़ी ही ध्यान से की थी और अपने लंबे घने बालों का तो मैं इस कदर ध्यान रखती थी कि मानो उनमें तो मेरी जान ही बसती हो। और गोरा रंग होने की वजह से सब लोग मुझ पर फिदा ही रहते थे। शायद मेरी खूबसूरती की वजह से ही मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन उनमें से पिताजी को सिर्फ एक रिश्ता पसंद आया। जब मुझे पता चला कि वह रिश्ता एक अमीर घर से है तो मुझे थोड़ी खुशी भी हुई और ये दुख भी हुआ कि मैं उन लोगों के बीच कैसे मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने गरीब से आशियाने में ही पली बड़ी हूँ और उन्हीं तौर तरीकों से रह रही हूँ। लेकिन मैंने सुना था कि अमीर लोगों के तो अलग अलग ढंग होते हैं, उनका तो खाना खाने का तरीका भी अलग होता है। पता नहीं मैं अपने ससुराल में कैसे उनके तौर तरीकों को अपना पाऊंगी। बस इसी डर से मुझे घबराहट सी होने लगी थी।
लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटी, तुम्हें वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। दरअसल तुम्हारे ससुराल वालों के यहाँ नौकर चाकर हैं, सारा काम वही लोग करते हैं। खैर, मेरे मन को ये जानकर थोड़ी संतुष्टि हुई और फिर मैंने सोचा कि शुरू से मैं थोड़ा ध्यान से रहूंगी। उसके बाद तो मैं उनके रहन सहन में घुल मिल ही जाऊंगी। फिर मुझे गजब की एक बात पता चली कि जिससे मेरी शादी हो रही है वह भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। जैसे कि मेरे पिताजी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हो गया था। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और मेरी शादी की तारीख भी निकल गई। घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। हमारे सारे रिश्तेदार आ गए। सब लोग तारीफ कर रहे थे कि पूनम का रिश्ता तो बहुत बड़े खानदान में हुआ है। उन लोगों के कई बड़े बिजनेस हैं, सब कुछ पूनम का ही होने वाला है। लेकिन मुझे उन लोगों की दौलत का कोई लालच नहीं था। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती थी कि बस मैं अपने ससुराल में सुख से रह सकूं, जिस तरह से मैं अपने माता पिता के साथ पूरे 20 सालों तक हंसी खुशी रही हूँ। यहाँ मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। मैंने हमेशा इन लोगों का सर गर्व से ऊंचा रखा, बस उसी तरह से उन लोगों का भी रख सकूं। यही सब सोचते सोचते शादी की सारी रस्मों रिवाजों के साथ मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरे होने वाले पति का नाम सुमित था। सुमित काफ़ी संस्कारी लग रहे थे। मैंने उन्हें शादी से पहले एक बार भी नहीं देखा था। दरअसल हमारे पूरे खानदान में यही रिवाज था कि शादी से पहले लड़की लड़के को नहीं देख सकती थी। लेकिन मेरे ससुराल वाले शहर के थे और पढ़े लिखे भी, इसलिए उन लोगों के मन में तो ये था कि शादी से पहले लड़का मुझे देखे। लेकिन हमारे परिवार में परंपरा होने की वजह से उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। शादी के बाद जब मैंने पहली बार सुमित को देखा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वह दिखने में बहुत हैंडसम थे। कुछ देर तक तो मुझे और सुमित को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। तब हम लोगों ने आपस में खूब बातें की। सुमित से बात करने के बाद मेरे मन में अब तक जो वहम था वह दूर हो गया था। उनकी बातों से जरा सा भी ये नहीं लग रहा था कि वह एक अमीर घराने से हैं, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मैंने यही सुना था कि अमीर घराने के लोग बहुत ही घमंडी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। लेकिन सुमित के स्वभाव से तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल शांत इंसान थे और उनके बात करने का तरीका भी अच्छा था। सुमित ने मुझसे वादा किया कि वह उम्र भर मेरा साथ निभाएंगे और हमेशा मेरी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखेंगे। जिस तरह से वह अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, ठीक उसी तरह से वह मेरे मम्मी पापा का भी सम्मान करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जब मेरी विदाई का समय आया तो मैं अपने माँ बाप के गले लगकर खूब रोने लगी। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है और जैसे हम तुम्हारे माँ बाप हैं बिल्कुल वैसे ही सास ससुर भी तुम्हें मिल गए हैं। तभी मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तुम रो मत, मैं तुम्हारी हमेशा माँ बनकर ही रहूँगी। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। जब कभी भी तुम्हारा अपने मम्मी पापा से मिलने का मन करे तो तुम हमेशा मुझे आकर बता देना, मैं तुम्हें इन लोगों से मिलने के लिए भेज दिया करूँगी। उसके बाद जब मैं अपने ससुराल पहुँची तो मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी कि गाड़ी से उतरने से पहले मेरी सास ने मुझे एक बड़ी सी शॉल से पूरी तरह से ढक दिया, जिससे मेरा लाल रंग का जोड़ा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उस वक्त मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कि सबके घरों की अलग अलग रिवाजें होती हैं, हो सकता है सुमित के घर की भी यही रिवाज हो, इसीलिए मेरी सास इस तरह से कर रही हैं। तभी मेरी नज़र उस हवेली पर पड़ी जिसमें मेरे सास ससुर और मेरे पति रहते हैं। हवेली की चकाचौंध ने तो एक बार के लिए मुझे हैरान ही कर दिया था। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ ये 3 लोग ही रहते थे। मैंने अपने मन में सवाल किया,
मैं सोचने लगी कि जब सिर्फ 3 लोगों को ही रहना था तो इतनी बड़ी हवेली बनाने का क्या मतलब। खैर, मैंने सोचा कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो इंसान अपने हर शौक को पूरा कर सकता है। फिर मैंने सोचा कि लेकिन इतनी बड़ी हवेली का काम कौन करता होगा। तब मुझे याद आया कि पापा ने कहा था कि उनके घर में नौकर लगा हुआ है। शाम के वक्त रस्मों रिवाजों को निभाने के बाद मुझे सुमित के कमरे में भेज दिया गया। कमरा इतना सुंदर सजा हुआ था कि एक पल के लिए मैं उस कमरे की सजावट को देखकर खुद की खूबसूरती ही भूल गई। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन साबित हुआ। पहले तो मैं और सुमित हमने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की, और उसके बाद उनके ढेर सारे प्यार के साथ मैंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। रात को देर से सोने की वजह से अगले दिन मेरी आंख जल्दी नहीं खुली। वैसे तो मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन आज मैं शादी की थकान की वजह से उठ ही नहीं पाई। तभी सुमित के फ़ोन पर किसी की कॉल आई, जिसकी आवाज़ से मेरी आंख एकदम से खुली। तो घड़ी में समय देखकर मैं हड़बड़ाकर बेड से उठ बैठी। सुमित ने तुरंत ही मुझसे कहा कि अरे तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो, आराम से उठ जाना, अभी तो मम्मी पापा भी नहीं उठे होंगे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि इतना लेट हो गया है, लेकिन मम्मी पापा अभी तक नहीं उठे। तो सुमित ने कहा कि वो लोग देर से ही सोते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है, इस वजह से उन्हें नींद नहीं आती, बस इसीलिए सुबह देर से ही उठते हैं। मुझे तो ऑफिस जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठकर तैयार होने लगा। खैर, अब तुम उठ गई हो तो जाओ, तैयार हो जाओ और फिर नीचे चली जाना। मैंने सुमित से कहा कि आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो मुझे रसोई घर कौन दिखाएगा, क्योंकि मम्मी पापा तो अभी उठे नहीं हैं। सुमित ने कहा कि तुम्हें रसोई घर में क्या काम है। मैंने कहा अरे, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, तो मुझे कुछ मीठा भी तो बनाना पड़ेगा। सुमित हंसते हुए कहने लगे, अरे हाँ, ये भी तो है। चलो अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं थोड़ी देर से चला जाऊंगा। फिर मैं जल्दी से तैयार होकर सुमित के साथ नीचे चली गई। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे सास ससुर उठ चुके थे। हम दोनों ने उनके पैर छुए और फिर मैं रसोई में जाकर कुछ मीठा बनाने की तैयारी करने लगी। जब मैं वहां पहुंची तो वहां पर एक नौकर था, जो पहले से ही किचन में काम कर रहा था। मुझे देखकर उसने मुझे नमस्ते किया और फिर अपने काम में लग गया। वह नौकर बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था, सुमित से उम्र में थोड़ा ही बड़ा था। घर के सभी लोग उसे राजू कहकर पुकार रहे थे। राजू काम में बहुत ही ज़्यादा तेज और फुर्तीला था। इस बात का पता मुझे तब चला जब मेरी सास ने मुझे बताया कि इस घर में सिर्फ एक ही नौकर है, वह राजू है। राजू इतनी बड़ी हवेली का झाड़ू पोछा अकेले ही करता है, और उसके बाद पूरे घर का खाना और कपड़े का काम भी कर लेता है। राजू की स्फूर्ति देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही ये भी पसंद आया कि वह एक नेक दिल इंसान था, क्योंकि आजकल तो जो भी नौकर रखे जाते हैं वह हर समय काम ना करने का बहाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन राजू ऐसा नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर मैं सीधा अपने कमरे में चली आई, और फिर मैं अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने लगी। वैसे मेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन ये हवेली जिस जगह पर बनी हुई थी वह ना तो शहर में ही थी और ना ही मैं उसे गांव बोल सकती थी, क्योंकि ये हवेली जहाँ थी वहाँ आसपास गांव के ही लोग रहते थे, लेकिन शहर भी थोड़ी ही दूरी पर पड़ जाता था। पर मेरे ससुराल वालों के रहने का जो तौर तरीका था वह बिल्कुल शहर के लोगों के जैसा ही था। उसी दिन शाम को मेरी मुंह दिखाई थी, और मेरे ससुराल वालों के पहचान के लोग और कुछ गांव के लोग मेरी मुंह दिखाई करने के लिए आ रहे थे। वह सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर उसके बाद वह लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी मैंने कुछ औरतों को आपस में बात करते हुए सुना कि वह लड़की बिना कपड़ों के खेतों में पड़ी हुई मिली,
उसके साथ भी वही सब हुआ था जो बाकी की लड़कियों के साथ होता आया। तभी दूसरी औरत बोली कि जब पता है कि लाल कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकलना है तो फिर वह गई ही क्यों? अब जब ऐसी गलती करोगे तो फिर उसका अंजाम तो यही होगा। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब लाल कपड़े की बात पर मैंने ध्यान दिया तो मुझे याद आया कि मेरी सास ने भी मेरा लाल रंग का शादी का जोड़ा उस शॉल से पूरी तरह से ढक दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब माजरा किस बात का है। मैंने सोचा कि मैं बाद में इसके बारे में सुमित से पूछूंगी। खैर, धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और मैं इस बात को भूल गई। फिर एक दिन मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी अलमारी ही ठीक कर लूं। जब मैंने अपने कपड़ों को सही से लगाना शुरू किया तब मैंने उसमें एक बड़ी ही खूबसूरत सी लाल रंग की साड़ी देखी जो देखने में बहुत प्यारी लग रही थी, जो मुझे शादी के टाइम पर किसी ने गिफ्ट में दी थी। मैंने सोचा कि इस बार जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो यही साड़ी पहन कर जाऊंगी। तभी मेरे पास माँ का फ़ोन आया और वह मुझसे कहने लगी कि तेरे पिताजी की तबीयत आज थोड़ी खराब है। मुझे पिताजी की थोड़ी फिक्र होने लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पापा से मिल आऊं। मैं तुरंत ही नीचे उतर कर आई और अपनी सास से कहा कि मेरे पिता की तबीयत थोड़ी खराब है तो क्या मैं उनसे मिलकर आ सकती हूँ। मेरी सास ने कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्यों नहीं, तुम्हारा अगर मन हो तो तुम आज रात वहीं पर रुक जाना। उसके बाद मैं वहीं लाल साड़ी पहनकर तैयार हो गई और फिर जब नीचे उतर कर जाने की तैयारी करने लगी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि बहू, तुमने ये लाल रंग की साड़ी क्यों पहन रखी है? मैंने कहा देखिए माँ जी, ये साड़ी कितनी सुंदर है। मैंने तो अभी तक इसे देखा भी नहीं था। आज ही अलमारी सही करते वक्त मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसे ही पहन लूं। मेरी सास कहने लगी कि नहीं, तुम ये साड़ी पहन कर नहीं जाओगी, जाओ किसी दूसरे रंग की साड़ी पहन लो। मैंने कहा कि क्यों माँ जी, इस साड़ी में क्या खराबी है? वह कहने लगी क्योंकि ये साड़ी लाल रंग की है। मैंने कहा लाल रंग पहनने से ऐसा क्या हो जाएगा? वह कहने लगी कि तुम मुझसे बहस मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। लाल रंग पहनकर तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि मेरी सास ये कैसी बातें कर रही हैं। भला लाल रंग पहनकर बाहर जाने से ऐसा क्या हो जाएगा जो वह रिस्क की बात कर रही थी, जबकि मैं तो एक नई नवेली दुल्हन थी और जिनकी नई शादी होती है वो अक्सर लाल रंग ही पहनती हैं। अब मुझे उनसे ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने चुपचाप जाकर दूसरे रंग की साड़ी पहन ली। मैंने सोचा कि अगली बार जब मैं कहीं जाऊंगी तो फिर ये साड़ी पहन लूंगी। फिर मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए चली गई और कुछ घंटे उनके साथ बातें करने के बाद मैं शाम तक वापस लौट कर आ गई। शाम को जब सुमित लौट कर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। सुमित कहने लगे कि माँ ठीक कह रही थी, तुम लाल रंग पहनकर कभी भी घर से बाहर मत जाना। मैंने सुमित से कहा कि क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है? कम से कम तुम तो मुझे बताओ। माँ भी इस बात को लेकर काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। सुमित ने कहा कि देखो, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इसके बारे में फिर कभी फुर्सत से बताऊंगा। अभी मैं सोना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और रही बात लाल रंग की उस साड़ी की, तो जब तुम अपनी माँ के पास जाना तो वहाँ तुम्हें जब भी कहीं घूमने जाना पड़े तब तुम उस साड़ी को आराम से पहन लेना, लेकिन यहाँ इस गांव में लाल रंग को पहनकर बाहर जाने की गलती भूल कर भी मत करना। खैर, उस समय मैंने सुमित से बहस नहीं की और लेट कर सो गई, लेकिन मेरे दिमाग में फिर यही बातें चलने लगी कि आखिर यहाँ पर लाल रंग पहनने को मना क्यों कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था।
अगले दिन जब मैं खाना खाने के बाद छत पर टहलने के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस की औरतें जो नीचे खड़े होकर आपस में बातें कर रही थीं, उनकी आवाज़ साफ साफ मेरे कानों में आ रही थी। उनमें से एक औरत बोली, कल शाम को ही तो उनकी बेटी गायब हुई। हो सकता है वह भी लाल रंग पहनकर ही घर से बाहर गई हो। उनके मुंह से जब मैंने ऐसी बात सुनी तो मैं गौर से उनकी बातें सुनने लगी। तभी उनमें से ही एक औरत बोली, न जाने ये श्राप हमारे गांव पर कहाँ से लग गया। ऊपर से इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि जब लाल रंग पहनने से ऐसा हो जाता है तो पहनने की ज़रूरत ही क्या है। इतना कहकर वह लोग वहां से चले गए और मेरे मन में ये सवाल छोड़ गए कि आखिर लाल रंग पहनने के बाद घर से बाहर जाने पर ऐसा क्या हो जाता है कि लड़की गायब हो जाती है और उसके साथ इतना बड़ा हादसा होता है। और ये श्राप का क्या चक्कर है, ये लोग कैसी बातें कर रहे थे। फिर मैं नीचे उतर कर आई तो सीधा अपने कमरे में चली गई। मैंने ये सारी बातें अपनी सास से कह डाली तो वह कहने लगी, बेटा इस गांव में ये सब कुछ साल पहले से ही होता चला आ रहा है कि जो भी लड़की लाल रंग पहनकर घर से बाहर निकलती तो वह गायब हो जाती और 2-4 दिनों के बाद उसकी लाश ही मिलती और उसके साथ गलत काम किया जाता। इसीलिए पूरे गांव में लाल रंग पहनकर घर से बाहर जाने के लिए लड़कियों को मना करके रखा गया है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका जिम्मेदार वह खुद होता है। बस इसीलिए मैंने तुझे मना किया था। मैंने अपनी सास से कहा कि इस सब का श्राप से क्या लेना देना। तो वह कहने लगी, बेटा ये हमारे गांव को श्राप दिया गया है। मैंने कहा, किसने दिया है ये श्राप? तो वह कहने लगी कि इस सब की तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, बस सभी लोग गांव में ऐसा कहते हैं। मैंने कहा कि अब जो लड़की गायब हुई है वह किसकी बेटी है? तो सास ने बताया कि उनका घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है। उनकी ही बेटी आज सुबह से लापता है। इससे पहले भी बहुत सी औरतें गायब हो चुकी और उनकी लाश ही मिली है। मैंने कहा, क्या अभी तक किसी ने इस सब के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की? तो सास कहने लगी कि कौन इन सब चक्करों में पड़े, और फिर जब पहले से ही पता है कि ये एक श्राप है तो फिर आखिर क्या पता लगाया जाए। वह मुझसे कहने लगी कि तुम इन सब बातों में ना उलझो, बस अपना ख्याल रखना और कभी भी लाल रंग पहनकर घर से बाहर मत जाना। अब मेरे मन से ये बातें ज़रा भी निकल नहीं रही थीं। बार बार मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं उन लड़कियों पर क्या गुजरती होगी, पता नहीं कौन उनके साथ ये सब करता है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अब मुझे ही इस सब के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले क्या क्या कर लूँगी, इसमें तो मुझे सुमित का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं उन्हें समझाऊंगी कि आप तो पढ़े लिखे हैं और फिर ये किस तरह की पिछड़ी बातों में पड़ गए। अब तक तो अगर पुलिस में कंप्लेंट की जाती तो शायद इस सब के पीछे कौन है हमें पता चल जाता। शाम को सुमित के आने के बाद मैंने उन्हें पूरी बात बता दी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ देने से मना कर दिया। वह कहने लगे, पूनम मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तुम जानती हो ना कि लाल रंग पहनकर बाहर जाने से क्या होता है, और तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई हो। मैं इस सब में तुम्हारा किसी भी तरह से साथ नहीं दूंगा। मैंने कहा कि आप समझते क्यों नहीं, आखिर पता तो करें कि इस सब के पीछे कौन है। भला सिर्फ लाल रंग पहनकर बाहर जाने से ऐसा क्या हो जाता है। सुमित बोले, तुम्हें पता है ना कि ये एक श्राप है। मैंने कहा, आप ये कैसी अंधविश्वास से भरी बातें कर रहे हैं। पढ़े लिखे होकर आप भी इन सब में विश्वास करते हैं। एक बार खुद सोच कर देखिए कि ये कैसा श्राप है जिसमें किसी लड़की के साथ इतना गलत किया जाता है। इसका तो मतलब साफ यही है कि कोई है जो श्राप की आड़ में इतना बुरा कर रहा है। मेरी जिद के आगे सुमित को झुकना ही पड़ा
और उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से हाँ कर दी। इसके बाद हमने एक प्लान बनाया और सुमित से कहा कि वह अपने इस प्लान में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लेंगे। जब एक साथ इतने लोग होंगे तो कोई डर भी नहीं रहेगा। उसके बाद हम सभी लोग छुपकर एक जगह पर बैठ गए और फिर मैं वही लाल रंग की साड़ी पहनकर घर से बाहर गई। सुमित के सभी दोस्त घर से बाहर बने गार्डन में छुपकर बैठ गए। बाहर निकलकर मैं कुछ देर तो खड़ी रही, लेकिन कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर इंतजार करती रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा न जाने कि क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी हो या नहीं। फिर जब मैं जाने लगी तभी मैंने देखा कि काले कपड़े से मुंह को ढके हुए एक आदमी मेरे पास आता है और मेरे मुंह के आगे हाथ रखते हुए मुझ पर चाकू से वार करने की कोशिश करने लगता है। तभी सुमित और उसके दोस्त जहां पर छिपे थे वह वहां से बाहर आ जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उसके चेहरे पर बंधा काला कपड़ा हटाते हैं तो उसका चेहरा देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि हमारा नौकर राजू ही था। मेरे पति ने राजू को थप्पड़ मारते हुए वहीं पर गिरा दिया और पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सब लोगों के आने के बाद मेरे सास ससुर ने पहले तो मुझे डांटा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन सब कुछ देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को शांत करके पूरी बात सुनने लगे। तब राजू ने कहा कि दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता था और मेरी उससे शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद वह हर रोज अपने आशिक से मिलने जाती थी और जब भी वह उससे मिलने जाती तो लाल रंग ही पहन कर जाती, क्योंकि उसके आशिक को लाल रंग बहुत पसंद था। तब से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई और मैं गुस्से से पागल होने लगा था। धीरे धीरे मैं सनकी होता चला गया। मेरी पत्नी एक बदचलन थी और फिर मैंने उसे जान से मार दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में सनक भर गई और जब भी कोई लड़की लाल रंग पहनकर घर से बाहर जाती तो मुझे उसमें अपनी पत्नी की छवि दिखाई देती और इसीलिए मैं उसके साथ गलत काम करके उसकी हत्या कर देता। मैंने ही ये बात पूरे गांव में इधर उधर बातें करके फैला दी कि ये एक श्राप है, जिसे गांव वालों ने आंखें बंद करके मान लिया। अंधविश्वास के चलते उन्होंने इसका पता भी नहीं लगाया कि इस सब के पीछे कौन है। राजू की बात सुनने के बाद हम लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पहले तो राजू को एक पागल खाने में भर्ती करवाया और उसके दिमाग का इलाज करवाना शुरू किया। इलाज होने के बाद राजू को सज़ा सुनाई गई। गांव वालों ने मेरी बहुत तारीफ की, क्योंकि अगर मैं इतनी हिम्मत ना करती तो पता नहीं आगे और भी कितनी लड़कियों को इसका शिकार होना पड़ता। मेरे ससुराल वालों को भी मुझ पर बहुत गर्व था। एक तरफ इस जुर्म को रोककर मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे राजू के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक लड़की से बेहद प्यार किया पर उसने उसे धोखा दिया। उसका प्यार एक पागलपन में बदल गया, लेकिन अगर मैं उसे ना पकड़वाती तो वह ना जाने कितनी मासूम लड़कियों के साथ ये सब करता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।